नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतोषा न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। कौन है देश का असली गद्दार? वो प्रधानमंत्री जो दुनिया के हर मंच पर भारत का परचम ऊंचा करने की बात करते हैं, या फिर वो राहुल गांधी जो विदेशी धरती पर खड़े होकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा करते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार कह दिया है और इसके साथ ही देश की राजनीति में एक बार फिर से शब्दों की मर्यादा, लोकतांत्रिक गरिमा और राजनीतिक संस्कारों पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल केवल एक बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो लगातार प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर हमला करती रही है। सवाल उस राजनीति का है जिसमें विरोध के नाम पर देश की संस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और सवाल उस मानसिकता का है जो भारत की आलोचना के लिए विदेशी मंचों का इस्तेमाल करती हैं। राहुल गांधी का यह पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई बार तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। कभी कहा गया चौकीदार चोर है, कभी कहा गया आखिर सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, कभी प्रधानमंत्री पर भारत माता की हत्या जैसे आरोप लगाए गए, तो कभी यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और आरएसएस को गद्दार कह रहे हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को विदेशी मंचों पर बदनाम आखिरकार कौन कर रहा है? कौन कहता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? कौन विदेशी धरती से यह सवाल उठाता है कि यूरोप और अमेरिका भारत में लोकतांत्रिक गरिमा बहाल कराने के लिए चुप क्यों है? कौन संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग तक पर कब्जा होने के आरोप लगाता है? कौन भारत की अस्थिर संघ बताते हुए कई तरीके की मनगढ़ंत कहानी रचता है? कौन ये कहता है कि भारत में अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी सुरक्षित नहीं है? और कौन ये आरोप लगाता है कि आरएसएस ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर दिया है? राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का ही हिस्सा है। सरकार की आलोचना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्या विदेशी मंचों पर भारत की संस्थाओं को कमजोर बताना देश की छवि पर हमला नहीं है? क्या दुनिया के सामने भारत को अस्थिर, असुरक्षित और अलोकतांत्रिक बताना राजनीतिक बयानबाजी भर है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या प्रधानमंत्री को गद्दार कह देना केवल चुनावी भाषा है, या फिर यह उस राजनीति का संकेत है जिसमें सत्ता के विरोध में देश की गरिमा तक दांव पर लगा दी जाती है? आज देश यही पूछ रहा है, आखिर असली गद्दार कौन है? वो जो भारत को विश्व शक्ति बनाने की बात करते हैं, या वो जो विदेशी मंचों से भारत की लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठाते हैं? बहस केवल बयान की नहीं है, बहस उस राजनीतिक संस्कृति की है जहां विरोध के बीच राष्ट्रहित की रेखा धुंधली होती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रश्न के साथ आज की सबसे बड़ी बहस, देश का असली गद्दार कौन? लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवाएंगे। जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज, मोदी जी
और अमित शाह जी ये देश के सेवादार हैं। ये दिन रात मेहनत करके इस देश को आगे लेके जा रहे हैं। जब तुमने सरकार छोड़ी थी हमारी इकोनॉमी 14वें नंबर पे थी, आज हम तीसरे नंबर पर हैं पहुंचने का। हर क्षेत्र में हमारी सरकार की देखरेख में तरक्की हो रही है और आपको कम से कम जनता का फैसला तो मानना चाहिए। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं। लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश का असली गद्दार है कौन। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी न जाने कितनी बार इस तरीके की बयानबाजी वो कर चुके हैं। विदेशी मंचों पर जाकर भी भारत को बदनाम करने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद को लेकर जो टिप्पणियां उन्होंने पहले की और अब इस तरीके की चीजें वाकई में तमाम बड़े सवाल खड़े करती हैं। सभी खास मेहमानों को एक बार लाइए स्क्रीन पर, उनका रुख करेंगे। गुरप्रीत सिंह ढिल्लों है बीजेपी प्रवक्ता, गुरप्रीत जी स्वागत है आपका। मनीष पांडे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, मनीष जी आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मनीष जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, आखिरकार राहुल गांधी किस पैमाने पर प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं, आरएसएस को गद्दार कह रहे हैं? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे। नमस्कार सर, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं और जैसा कि आप गद्दार वाली भाषा के, जब देश संकट में हो और देश का मुखिया देश छोड़ के भाग जाए या कहीं ऐसी तो क्या वहां पर वो घूमने गए हैं क्या? यूएई क्यों गए थे? नॉर्वे क्यों गए थे? ये गैस की नॉर्वे में अभी डील करने गए थे ना? नहीं, नॉर्वे पे ही मैं आ रहा था। अभी नॉर्वे में पत्रकारों का बिना उनकी बात का जवाब दिए वहां से चले गए। अब चंद सेकंड का वीडियो आप काट के कहीं भी अपलोड करवा देंगे और वो पत्रकार तो कांग्रेस को फॉलो करती है। अच्छा, वो एडिटेड वीडियो था? एडिटेड वीडियो नहीं था, वो पत्रकार जो आप बता रहे हैं नॉर्वे की, वो तो आपको फॉलो करती है, आपकी पार्टी को फॉलो करती है। वहीं से समझ में आ जाती है कि मानसिकता और विचारधारा क्या होगी। आप ही लोगों ने तो नहीं भेज दिया। आ रहा हूं जी। बिल्कुल सही। आप एक मिनट सर, आपने कहा कि नॉर्वे की सरकार हमें फॉलो करती है, बात को ये किसको फॉलो करती है? किससे करना है? मंत्री जी को अगर रूस से तेल खरीदना है तो उन्हें अमेरिका से सामने वो झुक पड़े हैं। इन सब बातों की बजाय अगर देश की मूलभूत समस्या को ही देख लिया जाए, हमारे यहाँ लोकल में अभी आज के डेट में बता रहा हूँ कि पेट्रोल पंप, यहाँ 8 पेट्रोल पंप हैं जहाँ पे आप लाइन देख सकते हैं, कंटिन्यू दिन भर लाइन लगी हुई थी। अब नहीं, अब आप ये बताइए मनीष जी, ये जो आपदा आई है अब ये बीजेपी लेकर तो आई नहीं है। पेट्रोलियम कमी तो हर जगह है ना। अब आप अब कोई नेता और देशों में जाके सब चीजों को, सब चीजें बनी रहे उसके प्रयास कर रहा है, अब आपको वो भी रास नहीं आता। अब आप यहां पर बैठ के बयानबाजी कर देते हैं। आवाज पहुंच रही है मेरी? आपकी वॉइस कट रही है। चलो ठीक है, मैं आवाज को दुरुस्त कराऊंगा, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। अनिल जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा अनिल जी, इससे पहले भी इस तरीके की बहुत बयानबाजी कर चुके हैं राहुल गांधी, और अब प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आरएसएस को गद्दार कह देना, मतलब कुछ भी बोलना है। इसको ये मान लिया जाए या वाकई में सोची समझी साजिश है? जमन जी, जब आपके यहाँ से मैसेज आया कि आज राहुल गांधी के स्टेटमेंट के ऊपर डिबेट होनी है, तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा नया क्या हुआ जिसपे राहुल गांधी ने ऐसा नया क्या किया जिसपे आप एक पूरा डिबेट करना चाहते हैं। राहुल गांधी तो ये इस बारे में इस तरह की भाषा लगातार बोलते हैं। जब मुकदमा होता है तो वो शुरुआत में होता है, मेरिट में जब जाता है तो फिर सॉरी बोल के आगे निकल जाते हैं। आपको याद होगा चौकीदार चोर है,
पूरा नैरेटिव, पूरा इलेक्शन इस पर लड़ा गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी। आपको याद होगा एक में सजा याफ्ता भी हो गए थे जिसने कहा था कि सारे चोरों का नाम सबने मोदी क्यों होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बोले ऐसा। सवाल तो ये है कि आप लोगों ने इतना गंभीरता से क्यों लिया इस बात को कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। उन्होंने बोलना ही है कुछ ना कुछ। वो अभी भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। उनको लगता है देश में कुछ भी होना चाहिए तो मुझसे पूछ के होना चाहिए, गांधी परिवार से पूछ के होना चाहिए, और पिछले 14 सालों से 12 सालों से नहीं हो रहा। उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनको जो लोग समझाते हैं, उनको समझने वाले, समझाने वाले वैसा वैसा वो करते हैं। उनको लगता है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी या बड़े नेताओं को गाली देंगे तो शायद लोगों को लगेगा ये बहुत समझदार आदमी है। उनको लगता है कि देश की सबसे बड़ी जो समाजसेवी संस्था है, जो मानी जाती है देश सेवा के लिए ही बनी है, उसको आप गाली देंगे, लोगों को लगेगा वाह वाह क्या कितनी अच्छी बात थी। और खासकर अल्पसंख्यकों को तो आप दिल्ली जीत लेंगे। माइनॉरिटी को लगेगा कि हाँ भाई तो सबसे बड़ा हमारे देश यही है। लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए 2014 के बाद इस तरह की जो इक्वेशन थी बदल चुकी है कि आप माइनॉरिटीज के फेवर में बात करने की बात कहेंगे, माइनॉरिटी को अपीजमेंट की बात कहेंगे, हिंदुओं को गालियां देंगे, सनातन को गालियां देंगे, उनकी वोटों को दलित के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, अलग अलग जातियों के नाम पे बांटेंगे और अपना बहुमत ले जाएंगे और सत्ता बनाएंगे। नहीं, अब देखिए, अब जनता तो समझ ही रही है कि आखिरकार गद्दार कौन है। उनको समझ में आ गया है, उनको समझ में नहीं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। उनको लगता है अच्छा ये फॉर्मूला तो दूसरा। अभी नॉर्वे का जिक्र हुआ आपके इस मंच पे। नॉर्वे की जिस प्रेस की बात कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या? वो दो देशों के प्रधानमंत्री का ज्वाइंट स्टेटमेंट था जो आपको प्रेस को कवर करना था। आप मुझे बताइए, प्रोटोकॉल तोड़ करके वहां की एक छोटा से पत्रकार संस्था की एक छोटी पत्रकार जिसका मात्र 10-12 हजार सर्कुलेशन भी नहीं होगा, वो पीछा करते करते प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल तोड़ के लिफ्ट तक चली गई सवाल पूछने के लिए। वो तो सवाल जवाब का काम ही नहीं था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं। और फिर ये कहा जाता कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। 145 करोड़ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, एक ऐसी पत्रकार का जो 10-12 हजार लोगों में भी जिनकी पर्चियां नहीं जाती है और वो प्रोटोकॉल तोड़ के कुछ भी पूछे तो आपको वहां खड़े होकर जवाब देना चाहिए क्या? ऐसे तो फिर वो यही करते रह जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। और जब सीबी जॉर्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका सवाल लिया तो उसका जवाब सुने बिना ही वहां से चले गए वो। लेकिन देश के विपक्ष को पसंद आया। उनको ये पसंद नहीं आया कि आपके देश के प्रधानमंत्री का कोई इंसल्ट कर रहा है। उनको ये पसंद आया कि हाँ सवाल किया था और ये बिना जवाब। आपको बताओ राह चलते जवाब दिया जाता है क्या? ये तो ठीक वैसे ही है कि मैं किसी पार्टी में चला जाऊं जिसमें मुझे बुलाया ना गया और मैं गेट पे जाके अंदर जाऊं तो मुझे रोक दिया जाए तो फिर कहती देखो तुम मुझे घुसने नहीं देते क्योंकि मेरे को ये अच्छा नहीं समझते। अरे भाई वो है नहीं आपके लिए। आपको वहां पे कवर करने के लिए बुलाया गया, ना कि सवाल जवाब के लिए। और जहां सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था आपने सवाल दिया, आपका सवाल लिया गया तो आपने जवाब भी सुना हो तो नहीं समझा। जहां जहां लगता है कि देश के खिलाफ कोई बात लिख रहा है, देश के खिलाफ कोई बोल रहा है तो आपको बड़ा मजा आता है देश के विपक्ष को। उनको लगता है वाह वाह मजा आ गया। उनको ये नहीं लगता है भारत की बेइज्जती हो रही है, भारत की बदनामी हो रही है। उनको लगता नहीं सरकार की बदनामी हो रही है। भारत को बाहर जो कोई प्रेजेंट करता है वो देश की सरकार ही प्रेजेंट करती है भाई। नहीं, लेकिन कांग्रेस को ये समझ में कहा रहा है भैया। राहुल गांधी तो विदेशी मंचों पर जाकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं, वहां बेइज्जती करवाते हैं। नॉर्वे की जो घटना है जिसका जिक्र किया वैसा ही सवाल जवाब है, वैसा ही टूल किट का हिस्सा है। आपको याद होगा किसान आंदोलन चला था देश में 1 साल से चला था, 1 साल से ज्यादा समय। तो एक बड़ी पर्यावरण थी ग्रेटा थनबर्ग, उसका ट्वीट आया था, आपको याद होगा। उसने कितने पैसे लेकर ट्वीट किया ये बाद में पता लगा था। आप मुझे बताइए ग्रेटा थनबर्ग का भारत के किसान आंदोलन से क्या लेना देना था? भारत के किसानों के बारे में कितना जानती थी, कितनी उसकी जरूरतों को जानती थी, कितनी उनकी मजबूरियों को जानती थी, कितने उस संदालों को जानती थी। नहीं, वही बात है ना, अब कुछ भी कह देने से काम नहीं चलेगा ना। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। मनीष जी बताइए, अब स्थिति तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप लोग फंसे हुए हैं कि आप सरकार कहीं बना नहीं पाते, आपके नेता कहीं जीत नहीं पाते। अब गद्दारी की बात आप बीजेपी के लिए करते हैं। अगर आप जब सत्ता में थे, आप इतनी बड़ी पार्टी रहे हैं, उसके बाद आज आपकी स्थिति क्या है? और प्रधानमंत्री कोई घूमने तो गए नहीं थे वहां पे। यूएई क्यों गए थे ये आप भी जानते हैं, नॉर्वे क्यों गए थे ये आप भी जानते हैं, और देशों के दौरे क्यों किए गए? क्योंकि जिस तरीके की आज देश में स्थिति है तो उनको सुधार करने के लिए करना पड़ रहा है ना। अब आपको वो भी रास नहीं आ रहा, लेकिन जब सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल कम पड़ेगा तो आपको फिर बीजेपी को आप लोग बैठ के कोसेंगे।
तो आपको तो बस कोसने का काम है, ये जनता समझ रही है। पंडित, धैर्य से मैंने आपकी बात सुनी, अब थोड़ा सा मैं भी चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल धैर्य से आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ, उतनी ही धैर्य से आप मेरी बात। आपने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, इन सारे मसलों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पे गए हुए हैं। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी 5 राज्यों में चुनाव थे, उस चुनाव के पहले क्या ये किल्लत नहीं थी? उस समय ये सारी बातें क्यों नहीं कही गई? क्या केवल चुनाव के मद्देनजर रखकर तो अपना वोट बैंक बनाना या सत्ता हासिल करना सिर्फ प्रधानमंत्री जी का मकसद था? मुझे लग रहा है आपको नहीं, आप एक काम कीजिए ना मनीष जी, अपना कोई पंडित वगैरह हो ना, भेज दीजिएगा, उसी के अनुरूप बीजेपी काम कर लेगी, फिर मुहूर्त निकलवा के कोई बात बोली जाएगी। कैसी बात करते हैं आप? संकट तो पहले से ही चल रहा, सबको पता है, बीच में युद्ध विराम भी हुआ था। अभी सब अच्छा सर, आप जो बातें कह रहे हैं, मैं यही बातें आपको समझा रहा हूँ कि जो शपथ ग्रहण में जो इन लोगों ने नौटंकी की है कि हाँ प्रोटोकॉल को बहुत सीमित तरीके से किया, ये सारी चीजें चुनाव में क्यों नहीं दिखी? चुनाव में जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ रहे थे, क्या उसमें ईंधन खर्च नहीं हो रहा था? उस समय केवल मस्त था चुनाव, देश की जनता भाड़ में जाए, उस समय बचाव जरूरी नहीं। अब देखिए ना, बेतुकी बयान, हाँ बेतुकी बयान से नहीं होगा ना काम। अब आप एक चीज ये बताइए, प्रधानमंत्री ने तो ये भी बोला था कि भाई आप ज्यादा विदेशी दौरे अभी मत कीजिए, जितने भी नेता हैं। अब प्रधानमंत्री खुद गए तो आप इस पर भी सवाल उठा देंगे। अब गए तो देश के हित के लिए है ना, घूमने तो गए नहीं है। ये देश हित की बातें तभी क्यों समझ में आती हैं जब चुनाव बीत जाता है। देश हित करने के बाद केवल नागरिकों पे जिम्मा कर दिया जाता है। वो क्या 2014 से वो अभी क्या करने बैठे हुए हैं? इसके पहले उन्होंने एक बात, अरे तो युद्ध अभी हुआ है, उसके बाद चीजें खराब हुई तो अभी तो किया जाएगा, 2014 में थोड़ा ना किया जाएगा। आप अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, आप मेरी बात एक बार सुने। अभी गद्दारी की बात हुई और आपने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक ऐसी पार्टी है जो लोगों की, मैंने तो बोला ही नहीं है अभी। वही आरएसएस, इनकी जानकारी के लिए बताऊं, 52 साल तक अपने ऑफिस पर तिरंगे को झंडा नहीं मान, तिरंगे झंडे को का अपमान किया गया। अरे तो नहीं, आप आरएसएस के लिए बोल रहे हैं, आप पहले अपना ही हाल देख लीजिए। आप चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते, भारत के लोकतंत्र पे आप विश्वास नहीं करते, विदेश की धरती पे जाके आपके नेता राहुल गांधी बेतुकी बयानबाजी करते हैं भारत के खिलाफ, वो क्या है? अच्छा, उनकी बातें आपको बेतुकी इसलिए लगती हैं कि आप जब चाहो उनसे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन अब देखिए बात सवाल पे ले आए। सुन लीजिए, 2014 के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा सुनिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही कोई चीज सिद्ध होती है क्या? कोई पहुंच जाए, सुन लीजिए प्रद्युम्न सर, गलती से आप जैसा कोई पहुंच जाए, ये सेट होता है कि आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जी के पास ये करेज तक नहीं है कि वो मीडिया को फेस कर पाए। आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा देखिए, अच्छा एक चीज बताइए ना आप मनीष जी, मीडिया किसी को जिताने वाली नहीं है, किसी को हराने वाली नहीं है, ये तो जनता को तय करना है ना। अब जनता जब लगातार जिता रही है, जिनके पार्टियों के गढ़ माने जाते थे उन गढ़ों में भी बीजेपी जीत रही है, यानी कि जनता को काम पसंद आ रहा है ना। तो जनता को जिताने तो, जनता का फैसला सबके सामने है, आप लोग कहाँ हैं वो आप देखिए। सबसे पहले इस जीत का धन्यवाद तो मैं आप जैसे मीडिया बंधुओं को, हाँ मुझे पता था आप लॉर्ड के बारे में आएंगे। तो आप हैं, इसके असली हकदार तो आप हैं, क्योंकि आपने अभी 2000 के नोट में चिप लगवा दिया, कभी इस्लामाबाद तक कब्जा करवा दिया, तो असली हकदार तो जीत और कांग्रेस ने भी क्या क्या किया है वो भी जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा। कांग्रेस ने भी क्या क्या किया है वो भी थोड़ा देखिए, हमारा छोड़िए ना, आप अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। आज किस स्थिति में, आज वेंटिलेटर पर पहुंचने वाली स्थिति है आप लोगों की। आऊंगा मैं आपके पास। और इसी बीच ठीक है, गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, अब वही जवाब आपका देंगे गुरप्रीत जी, क्योंकि आप थोड़ी देरी से जुड़े, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि सब आप लोग तो गद्दार हैं। अब कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या ऐसा कर दिया आप लोगों ने? देखिए, एक नासमझ और अबोध बालक को जब कोई पार्टी अपना लीडर बना ले और उसको कहे कि तूने बागडोर संभालनी है, तो इस तरह के बयान वो देता है। और बौखलाहट ऐसी कि लगातार जगह जगह से इनकी फजीयत हो रही है, हार रहे हैं लगातार,
जिस तरफ भी जाते हैं थू थू हो रही है हर जगह, कांग्रेस कहीं की रही नहीं। तो ये जो तड़प अंदर की इनकी वो है ना फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है बाहर, कहने को कुछ है नहीं। बड़े बड़े जितने क्राइसिस आए तो भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उनमें से बाहर निकलने के लिए एक अच्छे तरीके से निकले। प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आपदा है, परेशानी है, तो प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन हम उनसे पार पाते गए। चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे हमारे पिछला ऑपरेशन संदूर हुआ है या कुछ भी हुआ है, आज एक दुनिया में क्राइसिस आया है, पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई चल रही है, कहीं से सप्लाई लाइन बाधित हो रही है, हर चीज हो, अभी हालात ये बिगड़ रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी, इनको इतनी समझ नहीं है कि एक तो इनकी लैंग्वेज देखिए, ये किसी सांसद की या किसी ऑपोजिशन लीडर की, किसी भी लीडर की ये भाषा हो नहीं सकती जो भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री, उनसे उम्र में भी जो काफी सीनियर हैं, बड़े हैं, उनको तू तड़ाक करके बोलना, मुझे नहीं लगता है ऐसी मर्यादा किसी भी पार्टी ने कभी अपने किसी कार्यकर्ता को दी हो। लेकिन ये आदमी है कि इसको फ्रस्ट्रेशन में इतना बुरी तरह से ये बुखलाया हुआ है कि इसको पता ही नहीं लग रहा कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। इसलिए ये इनकी बुखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये इनके अपने कुकर्म है, और इनको लगता है कि ऐसी ऐसी बातें करके ये जनता का ध्यान खींच लेंगे, जनता इनको और बुरी तरह हराएगी, जनता इनको और बुरी तरह सब्सक्राइबेगी। जनता भाजपा के प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, लगातार प्रधानमंत्री का सहयोग कर रही है। इसलिए ये जो मर्जी कहते रहे। मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी, पहुंच रही है आवाज। हाँ, तो यही है कि एक तरफ ऑपोजिशन के ये है राहुल गांधी, दूसरी तरफ भगवंत मान है, और एक है ये अखिलेश यादव। बुखलाहट में कुछ भी बयान किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं, अब तो अखिलेश यादव भी भंडारा खाने लग गए हैं आजकल। अब तो अखिलेश यादव भी भंडारा खाने लगे हैं। हाँ, अखिलेश यादव को अब नजर आ गया ना कि राम को अगर बुरा भला कह के गाड़ी देके आपकी अपनी वजीयत हुई है, राम से नहीं लड़ना, ये वाजपेयी जी ने कहा था किसी टाइम पर जमाने में, तो आप भाजपा से लड़ते लड़ते राम से मत लड़िए, आपका नाश हो जाएगा। तो आज जब ये नाश होने के किनारे पे पहुंचे तो अब इनको सब याद आ जाएगा। जनेऊ भी पहनेंगे कुर्ते के ऊपर से, ये बजरंगबली के आगे दिया भी दिखाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, आज अपने घर पे मंदिर भी बनवाएंगे। तो ठीक है ना, हमें अच्छी बात है। अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर अपने धर्म के रास्ते पे वापस आ जाए, हमारे लिए तो ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जितने मुल्ला मुलायम हैं वो अपने अपने मौलाना यादव जितने भी हैं वो सारे वापसी कर लें घर पे। ठीक है, बताइए मनीष जी। तो बहुत खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है। तो मौलाना यादव जी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मनीष जी, उसके बाद मैं अनिल जी का रुख करूंगा, जल्दी बोलिए। बीजेपी प्रवक्ता जी की बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि इतने बड़े पद पे बैठकर आप बेतुकी बातें ना करें। ये बातें दोनों लोगों के लिए लागू होती हैं। शायद भाषा शैली की बात कर रहे हैं वो, जिन्होंने कभी किसी को 2400 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, देश की विधवा और तमाम मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप जितना चिल्ला सकते हैं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। आप चुप हो जाए, मान्यवर, आप चुप हो जाए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। बड़ी जल्दी मिर्ची लग जाती है भाषा शैली। नहीं, इस तरीके की भाषा का उपयोग मत कीजिए, इस तरीके की भाषा का उपयोग मत कीजिए। इसके लिए आपने कहा सर? मैंने गुरप्रीत जी को बोला है, बोलिए। वो बौखलाहट में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। बौखलाहट में आपके नेता बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने नेता की बात मान ली, उनके नेता की बात कहने पे उनको मिर्ची लग गई। मैंने यही तो बताया जो उनके प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है। उन्होंने कहा कि नहीं 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड। चलिए, गनीमत है आपने ये तो बोला कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। मुझे लगा तो कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री अपना उन्हें मान ही नहीं रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, ये नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं। नहीं, मैं कहा नैरेटिव सेट कर रहा हूँ। बिल्कुल सेट कर रहे हैं। मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ उल्टी। अनिल जी का रुख कर लेता हूँ, वो थोड़ा बेहतर समझाएंगे।
सर अभी बात नहीं कंप्लीट हुई। अच्छा ठीक है, आप बात कीजिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि आजकल वो भी भंडारा खाने लगे हैं, और ये शायद ये भूल रहे हैं कि जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने हम नहीं गए थे, ये गए थे। बिरयानी खाने ये गए थे, हम नहीं गए थे। धीरे धीरे अपनी चीजों को ये भूलते जा रहे हैं। और आदमी अगर कुछ करता है बेहतर तो वो कटाक्ष के लिए इनको शब्द मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान करें और थोड़ा सा डाटा लेकर बैठें कि आपकी पार्टी ने क्या किया है, तब किसी दूसरे को बोले। अच्छा मनीष जी, एक बहुत साधारण सा एक उत्तर दे दीजिए, क्योंकि अब समय कम है, मेरे को अनिल जी का भी रुख करना है, कि जब कोई पार्टी लगातार रूलिंग पार्टी है, काम कर रही है और वो लगातार जीतती भी जा रही है, यानी कि बेहतर कर रही होगी ना, जब ही जीत रही है। बिल्कुल, मैं कहाँ इस चीज से इनकार कर रहा हूँ। अगर जीत और हार को तो फिर गद्दार किस पैमाने पे कह रहे हैं आप लोग? गद्दारी इस पैमाने पे, अगर देश मुसीबत में हो और देश का तो मुसीबत का हल निकालने के लिए तो गए हैं साहब, वो वहां पर घूमने थोड़ी ना गए थे। आप ये समझते क्यों नहीं है, ये समझना नहीं चाहते हैं। में जब यही बात प्रद्युम्न सर, मैं ये कह रहा हूँ, 5 विधानसभाओं में जब चुनाव थे, ये मुसीबत। चलो ठीक है अनिल जी, क्योंकि अब समय कम है, अनिल जी बताइए, अब जब देश मुसीबत में है, उसका समाधान निकाला जा रहा है, सीएनजी पीएनजी डीजल पेट्रोल की कोशिश की जा रही है कि सब चीज सुचारू रहे, कोई परेशानी ना हो, अब इनको वो भी रास नहीं आ रहा, बताइए फिर करें क्या? जी अभी आपने कहा भाषा शैली, देखो सबने राहुल गांधी जी को संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसे बोलते सुना है, मोदी ऐसे करता है, मोदी को ऐसा करेगा, मोदी को हम देख लेंगे। एक अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति, आप प्रधानमंत्री का दायित्व को भी एक बार अलग रख दीजिए, अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति को तू तड़ाक करके इस तरह से बात करना अपने आप में ही बताता है कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि वो अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, नहीं, अभी आप राहुल गांधी का आज का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा, आपका प्रधानमंत्री चोर है, आप ऐसा कहना, आपका गृह मंत्री चोर है ऐसा कहना, मतलब अपना गृह मंत्री नहीं, अपना प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा के लोग आएंगे, आरएसएस के लोग आएंगे तो उनको कहना आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका प्रधानमंत्री गृह मंत्री गद्दार है। यानी वो गृह मंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं का ही है, भारतीय जनता का नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा देश मुसीबत में, भाई देश कोई मुसीबत में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देश को क्यों मुसीबत में है? देश जरूर है कि जो पेट्रोल है, जितने भी आपके ऑयल से संबंधित चीजें हैं, इनका आयात करता है, आयात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए उसकी संभावना को, उसके लिए नए सेट करने की जरूरत है, लेकिन कोई मुसीबत में नहीं है देश। नहीं, मुसीबत का मतलब ये था कि जो अभी लगातार डिलीवरी नहीं हो पा रही चीजों की, थोड़ी रुकावटें उसमें आ रही है, बस उसको लेकर छोड़ करके। प्रधान जी अभी भी कांग्रेसी साथी कह रहे हैं मुसीबत में देश को छोड़ के बाहर चले गए, मैं उसकी बात पे बोल रहा हूँ। ठीक है, देश मुसीबत में बिल्कुल ना, पहले मुसीबत में था ना अब मुसीबत में, लेकिन अब कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बहरहाल समय कम है, चलिए ठीक है, समय कम है। आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल साफ तौर पर आपने देखा कि देश का असली गद्दार आखिरकार है कौन, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका कोई भी औचित्य नहीं बनता है, ना कोई सेंसिबल बातें वो समझ में आ रही हैं, लेकिन उसके बाद बेतुकी बयानबाजी इसी तरीके से कांग्रेस की पहले भी जारी थी और आज भी जारी देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।